हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको लिंकिंग वर्ब पर आधारित कुछ सेंटेंसेस समझाए थे। इसके बाद एसएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे लिंकिंग वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। लिंकिंग वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब पर या उसके कॉन्सेप्ट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, मैं इसमें बताने वाला हूं कि लिंकिंग वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में किस तरह से बिहेव करती है। देखो, असर्टिव स्ट्रक्चर में किसी भी लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब को पहचानना या उसके फंक्शन को निर्धारित करना थोड़ा आसान होता है। असर्टिव स्ट्रक्चर में अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ही उसकी ऑब्जेक्ट लिखी होगी, लेकिन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर उल्टा लिखा जाता है, मतलब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दो सेंटेंसेस मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे, मैं इनका जवाब पहले बता देता हूं, फिर हम जो है इस लेक्चर से शुरू करेंगे। ये देखिए, नाउन हो गया और ये हुआ डिटर्मिनर। ये है नाउन फ्रेज। अब यहां पर तो ये सब्जेक्ट ही हो सकती है, ऑब्जेक्ट का तो कोई स्कोप नहीं है। लुक्स मैंने आपको बताई थी लिंकिंग वर्ब है। लुक्स अगर लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट तो होगा, लेकिन किसका होगा? इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताए थे क्या क्या हो सकते हैं। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब और मैनर नहीं हो सकता। दूसरे एडवर्ब हो सकते हैं लेकिन वो मीनिंगफुल हो, वो कॉम्प्लीमेंट बन सकते हो सब्जेक्ट के लिए। प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए क्योंकि वो ही नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकती हैं जब वो एडजेक्टिव के फंक्शन में। ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो कॉम्प्लीमेंट यहां पर इस सिचुएशन में एडजेक्टिव होना चाहिए। आपने लिख रखा है एडवर्ब, वेल भैया एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है और वेल जो है एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है। तो यहां पर वेल की जगह क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए, वेल नहीं आएगा। उसके बाद बट कंजंक्शन लगा है, इट प्रोनाउन लगा है। कंजंक्शन लगाए जाते हैं दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। कंजंक्शन पे बाद में चर्चा करेंगे। इट प्रोनाउन हो गया। इट डज नॉट, ये देखो हेल्पिंग वर्ब है। नोट एडवर्ब हो गया। नोट एडवर्ब होता है और नो होता है एडजेक्टिव। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, नोट एडवर्ब होता है और नो होता है एडजेक्टिव। नो एडजेक्टिव होता है इसीलिए तो वो नाउन के साथ आ जाता है। नो टेंशन, टेंशन नाउन हो गया, नो हो गया एडजेक्टिव। देखो, एडजेक्टिव है तभी तो नाउन के साथ आ गया, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम में भी देख लो, प्रॉब्लम नाउन है, नो एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो नोट क्या होता है? एडवर्ब होता है। कंप्यूट, कंप्यूट हो गई मेन वर्ब, एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन नेचर की वर्ब है तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव की बात होनी चाहिए। इस सिचुएशन में ये इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है। अब अगर इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है तो ऑब्जेक्ट तो उसके बाद आएगा नहीं, आ भी नहीं रहा। एक्चुअली में यहाँ पे एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है एडजेक्टिव? जब इसके आसपास आगे पीछे कोई नाउन नहीं है जिसको ये मॉडिफाई कर सके। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? एडजेक्टिव का फंक्शन होता है नाउन को मॉडिफाई करना। तो इसके बाद कोई नाउन लिखा हो ना, ऐसे लिखा हो गुड कंप्यूटर। कंप्यूटर नाउन हो, गुड कह सकते हो कि एडजेक्टिव आ रहा है नाउन के लिए। ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली में इस मेन वर्ब को, इस एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आते हैं। यहां पर एडवर्ब होना चाहिए जो कि इस मेन वर्ब को, एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो यहां वेल होना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस सही होगा। ये वाला देख लेते हैं। टी शर्ट नाउन हो गया, योर हो गया डिटर्मिनर, ये नाउन फ्रेज हो गई तो इसको कहेंगे सब्जेक्ट। लुक्स मैंने अभी बताई लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए तो इस सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए एडजेक्टिव।
तो यहाँ पे परफेक्टली लगा रखा है आपने, जो कि एडवर्ब है। परफेक्ट लगेगा एडजेक्टिव, परफेक्ट एडजेक्टिव होता है, परफेक्टली एडवर्ब होता है। ऑन प्रीपोजिशन हो गई भैया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गई पिछले लेक्चर में दिए गए सेंटेंसेस पर कुछ बातें। इस लेक्चर में इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब अगर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में आ जाए तो उनका क्या बिहेवियर होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे इस तरह के सेंटेंस को इंटरप्रेट करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से उस कंटेक्स्ट को समझेंगे, और ये वर्ब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल से। मेरा पहला सेंटेंस, विच इज योर शॉप। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो इंटरोगेटिव मार्क आना चाहिए। विच क्या है, प्रोनाउन है। एक्चुअली में विच प्रोनाउन भी हो सकता है, डिटरमिनर भी हो सकता है। यहां वो प्रोनाउन है। देखो डिटरमिनर होता तो किसी नाउन के साथ आता, भाई डिटरमिनर तो किसी नाउन के साथ आता है ना। डिटरमिनर का फंक्शन क्या है, डिटरमिनर का फंक्शन है किसी नाउन को मॉडिफाई करना। अब अगर नाउन को मॉडिफाई करेंगे तो नाउन के साथ आएंगे ना, तो डिटरमिनर होता तो किसी नाउन के साथ आता, मतलब यहां पर ये नाउन के साथ नहीं, नाउन की जगह पर आया है, इसलिए प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन है तो इसको या तो सब्जेक्ट होना चाहिए या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अभी नहीं पता हमें क्या है, ये स्ट्रक्चर बताएगी, सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताएगी कि ये क्या है। इज लिंकिंग वर्ब हो गई। ये क्या है भाई, लिंकिंग वर्ब है ना। ये अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब के साथ आती, इसलिए इसको तो लिंकिंग वर्ब भी कहोगे। ये क्या है भाई, सोप नाउन हो गया, ये हो गया डिटरमिनर, ये है नाउन फ्रेज। अब आपको पता है नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा होना चाहिए। अगर ये कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो फिर ये क्या है, सब्जेक्ट है ना। भाई ट्रांजिटिव वर्ब होती कोई सेंटेंस में तब तो हम इसको कहते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है। कोई प्रीपोजिशन होती तब तो कहते हैं हम ऑब्जेक्ट है। पूरी इंग्लिश में या तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और कहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ना तो सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब है ना कोई प्रीपोजिशन है, तो ऑब्जेक्ट तो कह ही नहीं सकते, सब्जेक्ट कह सकते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो उस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। ये है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर इसी मीनिंग को हम असर्टिव स्ट्रक्चर में ले जाने की कोशिश करें, या यूं कहिए कि ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, इस क्वेश्चन का अगर कोई आंसर दे, ये क्वेश्चन अगर आपसे किसी से पूछा जाए तो इसका आंसर देगा तो क्या क्या देगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा दिस इज माय शॉप, यही तो कहेगा वो। अब देखो दिस क्या है, दिस सब्जेक्ट बन रहा है, भाई ऑब्जेक्ट का तो कोई मतलब नहीं है, तो दिस अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो ये क्या है, प्रोनाउन है। एक्चुअली में ये जो वर्ड है दिस, ये भी प्रोनाउन भी हो सकता है, डिटरमिनर भी हो सकता है। जैसे डिटरमिनर होता तो क्या लिखा होता, दिस कार, कार नाउन हो गया, दिस डिटरमिनर हो गया इस कार के लिए। डिटरमिनर भैया नाउन के लिए आता है और नाउन से पहले लिखे जाते हैं। अब ये नाउन की जगह पर लिखा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन। यानी कि दिस सब्जेक्ट हो गया चूंकि वो प्रोनाउन है, ओके, या दिस प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट हो गया, एक ही बात है। इस क्या है, लिंकिंग वर्ब। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। वैसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ये नाउन फ्रेज इसको कहे जा सकता है। ये नाउन है और ये है डिटरमिनर इसके लिए। अब देखो मैं चाहता हूं कि सेंटेंस में आप एक बात नोटिस करो कि प्रोनाउन की जगह पर एक प्रोनाउन ही लिखा गया है। असर्टिव स्ट्रक्चर में प्रोनाउन की जगह पर जब हमने इंटेरोगेटिव का आंसर दिया या इसको असर्टिव में ले गए इसके जैसे मीनिंग वाले सेंटेंस से, तो प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही लिखा गया है, यानी कि कोई प्रोनाउन ही प्रोनाउन को रिप्लेस कर सकता है। और डिटरमिनर की जगह डिटरमिनर ही लिखा आपने, योर की जगह माई कर दिया। तो इस तरह से जो है सेंटेंस अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलते हैं। हमारे अगले सेंटेंस पे जो कि मैं यहाँ लिखने वाला हूं, मैंने ये लिखा विच इज योर शॉप। अब मैंने लिखा विच शॉप
हैव, थोड़ा ऊपर करके लिखता हूं इसको, ये इसको भी हटा देता हूं। अगर आप ये समझ गए हैं, इस सेंटेंस को अगर आप समझ गए हैं तो मैं इसको भी हटा देता हूं, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए। मैंने सेंटेंस लिखा है यहां पर, विच शॉप हैव यू बॉट। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव मीनिंग है, तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। इस सेंटेंस को भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। देखो अब इस वर्ड को तो आप प्रोनाउन नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये नाउन के साथ आया है। अगर नाउन के साथ आया है विच, तो फिर तो इसको डिटर्मिनर होना चाहिए। हाँ, इंटेरोगेटिव सेंस में है अभी भी, उसका जो वर्ड है विच, उसका मीनिंग ही इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव मीनिंग है सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव सेंस है, लेकिन वो प्रोनाउन की तरह नहीं, डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है। मतलब अब उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो डिटर्मिनर हो गया, क्योंकि अब उसका फंक्शन चेंज हो गया। पहले यहाँ पर फंक्शन था उसका किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होना, यहाँ उसका फंक्शन हो गया किसी नाउन को मॉडिफाई करना। तो अब इसको कहेंगे डिटर्मिनर। कुल मिला के ये जो डिटर्मिनर है और ये जो नाउन है, ये जो पूरी हो गई, इसका मेन वर्ड क्या है? नाउन। तो ये हो गया नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज है तो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अभी नहीं पता हमें कि ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताएगी कि इसको क्या कहना है। हैव क्या है भाई? हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब कोई मेन वर्ब आई होगी सेंटेंस में, तो उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा होगा ये। और अगर केवल एक ही यही वर्ब है सेंटेंस में, फिर तो इसी को मेन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा। क्या है कोई एक और वर्ब? है। तो ये जो बोट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, यही तो है मेन वर्ब। अब ये अगर मेन वर्ब है तो अब तो इसको हेल्पिंग वर्ब मान के चलोगे। अब देखो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया सब्जेक्ट। वे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी होती हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आता है। तो ये आ गई आपकी मेन वर्ब। क्योंकि हैव था, परफेक्ट का केस था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अब आपको पता है कि ये जो मेन वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। भाई अगर खरीदा तो कुछ तो खरीदा होगा, क्या खरीदा आपने? अगर ये मेन वर्ब है तो एक्शन नेचर की है, और ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, या यूं कहिए कि ये एम्बी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल यहां पर इसको ट्रांजिटिव होना है, ट्रांजिटिव होना है, और इसको अपना ऑब्जेक्ट लेना है। भाई सब्जेक्ट तो यहां पर आ गया, अब सब्जेक्ट तो यहां पर आ गया, तो ये तो ऑब्जेक्ट ही होगा ना। अब ये ऑब्जेक्ट है किसका? इसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिवली नेचर को यूज कर रही है ये वर्ब। अब ट्रांजिटिव नेचर को यूज कर रही है, ट्रांजिटिव मीनिंग में है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होना है। ऑब्जेक्ट कहां लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा है ये। अब यहां पर ये इसलिए लिखा है, वैसे तो असर्टिव में तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट इसके बाद होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये इसलिए लगा है क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव है, उसको हमें वहीं पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। देखो अभी और इसको क्लियर कर देता हूं मैं। अगर मैं इस सेंटेंस को असर्टिव में लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा? भाई यू का मैं क्या कर दूंगा? इसका मान लेते हैं कि ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है या मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं इसका जवाब क्या दूंगा सवाल पूछने वाले को? मैं यू की जगह आई लिख दूंगा, हैव का हैव ही रहेगा, बॉट कर दूंगा। अब देखो बॉट मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बताऊंगा। अब मैं विच सोप को, यहां पे तो सोप ही रहेगी, विच को किससे रिप्लेस करूंगा? विच डिटर्मिनर है ना, तो डिटर्मिनर को डिटर्मिनर से तो रिप्लेस करूंगा, यानी कि क्या लिखूंगा? दिस सोप। किसी सोप के सामने खड़ा होकर मैं कहूंगा आई हैव बॉट दिस सोप, तो विच डिटर्मिनर था, तो डिटर्मिनर को डिटर्मिनर ने ही रिप्लेस किया। कहने की बात ये है। और देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो रही है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट हो रहा है।
अब ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखा गया और डिटरमिनर को डिटरमिनर ने रिप्लेस किया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूं। आपका वो जो कहते हैं ना, जब मकान बनता है तो उसकी नींव डाली जाती है, जितनी नींव मजबूत होगी उतनी बड़ी इमारत उस पर खड़ी कर सकते हैं। ये बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें जो आपको बता रहा हूं, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल उस नींव की तरह है जो मैं डालना चाहता हूं। ये नींव डल जाएगी तो फिर इस पे कॉन्सेप्ट्स की, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बड़ी इमारत खड़ी करूंगा। और मेरा दावा है आपसे, इंग्लिश को पढ़ने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। ये आपकी समझ को बढ़ाता है। जब आपकी समझ बढ़ जाती है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मेरे दायरे से, आपके दायरे से बाहर रह सकती हैं, लेकिन अचानक से आपके सामने आ जाएं तो भी आप उनको समझ लेंगे। भाई टाइम लिमिटेड है, मैं जानता हूं कि स्टूडेंट के पास भी और टीचर के पास भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, टाइम लिमिटेड है। सारी चीजें तो मैं कवर नहीं कर सकता हूं, 100% तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपकी समझ इतनी बढ़ा दूंगा कि कोई भी चीज आपके दायरे से बाहर नहीं रहेगी। मान लो कि अगर एक आध सेंटेंस कहीं इधर उधर से आ भी गया आपके सामने, अनट्रेडिशनल टाइप का, तो आपकी समझ इतनी बढ़ चुकी है, आपका दिमाग इतना डेवलप कर दूंगा इंग्लिश के मामले में, सेंटेंस की स्ट्रक्चर के मामले में, कि आप उसे खुद ही कर लेंगे। कोई ऐसी स्ट्रक्चर आ गई, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए आ गए जो मैंने आपको नहीं बताए, या आपने कहीं पहली बार सुने, या मैंने पहली बार सुने। भाई इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, और ये तो हम तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ट्रेडिशनल वे में पढ़ते हैं। जो पोएटिक स्ट्रक्चर होती है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो पोएट्स यूज करते हैं, विलियम शेक्सपियर जो यूज करते होंगे, वो तो अनशंट लिखी रहती है, एडवर्ब से शुरू कर देते हैं। तो इस बात को आप समझिए कि इंग्लिश को पढ़ने का यही है बेस्ट तरीका। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट ही लिखा गया, डिटरमिनर को डिटरमिनर ने ही रिप्लेस किया। और चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी तो उसका ऑब्जेक्ट था असर्टिव में उसके ठीक बाद, लेकिन चूंकि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो ऑब्जेक्ट को हमें यहां लिखना पड़ेगा। चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस पे जो इसी तरह के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। अब जरा मेरी बात सुनिए, अब जरा इसे ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, मतलब नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज की जगह पर कोई प्रोनाउन यूज हो सकता है? भाई प्रोनाउन किस लिए आते हैं? प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर ही तो इस्तेमाल होते हैं, यही तो फंक्शन है प्रोनाउन का, यही तो उसका धर्म है। तो प्रोनाउन अगर नाउन फ्रेज की जगह पे यूज हो सकता है और ये वैसे भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया जा सकता है ना। भाई विच सोप की जगह में लिख सकता हूं ना व्हाट हैव यू बॉट। क्वेश्चन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया और थोड़ा सा मीनिंग चेंज किया, लेकिन उसकी थीम वही रही। यहां पर आप पूछ रहे थे आपने कौन सी दुकान खरीदी, यहां पर आप पूछ रहे हो आपने क्या खरीदा। दुकान के बारे में हमें यहाँ पे पता था, लेकिन किस स्पेसिफिक दुकान को खरीदा ये नहीं पता था। लेकिन यहां तो हमें पता ही नहीं क्या खरीदा। अब देखो ये ऑब्जेक्ट था तो इसे भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ने रिप्लेस किया है, नाउन फ्रेज की जगह एक प्रोनाउन ही तो लिखा गया है। ये जो वाट होता है ना, वाट, ये केवल प्रोनाउन नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि डिटरमिनर भी हो जाएगा, ये केवल और केवल प्रोनाउन होता है। विच प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है, ऑब्जेक्ट ही होगा। चलो आगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बाकी चीजें स्ट्रक्चर बताएगी। हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब, चूंकि मेन वर्ब लगी हुई है तो उसको तो हेल्पिंग वर्ब ही मानना पड़ेगा। अब यू क्या लगा हुआ है? सब्जेक्ट लगा हुआ है। आपको पता है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी जाती है, ऐसी होती है वो। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब आपको पता है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है इस मीनिंग में। अब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहां है उसका ऑब्जेक्ट? ये रहा। अब अगर मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करूं, इस सेंटेंस को या इस
क्वेश्चन को मुझसे पूछा जाए और मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यू को आई से रिप्लेस कर दूंगा, हैव ऐसी रहेगा, बॉट अ शॉप, भाई यही तो लिखूंगा मैं। अब ये क्या लिखा मैंने भाई, अगर ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। यहां भी इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव तो लिखा था, हालांकि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर थी तो वो यहां ना लिख के यहां लिखा था, हमें शुरू उससे करना पड़ा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन फ्रेज है। अब देखो इसके आंसर में क्या लिखा गया, प्रोनाउन की जगह पर नाउन ही आया, क्योंकि इस नाउन की जगह पर ही तो ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ होगा। मेरे कहने का मतलब है कि पार्ट ऑफ स्पीच इस तरह से इतने लॉजिकल वे में काम करते हैं कि यहां पर अगर ये प्रोनाउन लिखा गया था तो किसी नाउन की जगह पर लिखा गया था, तो उसके आंसर में भी, उसके रिप्लाई में भी एक नाउन ही लिखा गया। ये नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है, और यहां पर भी ये ऑब्जेक्ट ही था। क्वेश्चन में जो आप पूछ रहे हो आंसर में भी आप वही बता रहे हो। चलते हैं अगले सेंटेंस में जो कि ऐसे ही जुड़ा हुआ है। मैं स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये चीजें ऑब्जर्व करें, इन्हें समझ लें। चलते हैं अगले सेंटेंस पे। ये आपका पिछला सेंटेंस है जो मैंने आपको समझाया था। इसी से मिलता जुलता मैंने एक सेंटेंस लिखा, थोड़ा सा मैंने थीम को चेंज किया। मैंने यहां पर लिखा व्हाट हैव यू बॉट फ्रॉम राजा गारमेंट। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज किया। मैंने क्या लगाया यहां पर, प्रीपोजिशन और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। ये एक चीज मैंने नई इंट्रोड्यूस कर दी। लेकिन अभी भी मैं जानना क्या चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं अभी भी इस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को। मतलब मेन क्वेश्चन अभी भी मेरा वही है जो पहले लिखा था। ये क्या है, प्रोनाउन। अब इसको ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट तो यहां पर लिखा है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये ऑब्जेक्ट है और मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करूं तो इसका आंसर भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही होगा जैसे कि इसका था, क्योंकि मैं यहां पर यही तो जानना चाह रहा हूं। अब मैंने यहां पर लिखा आई हैव बॉट अ टी शर्ट फ्रॉम राजा गारमेंट। आई हो गया प्रोनाउन, हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो नाउन फ्रेज ही आएगा, क्योंकि ये जो प्रोनाउन लिखा गया है यहां पर, ये किसी नाउन के लिए तो लिखा गया होगा। यहां पर कोई नाउन ही तो आना होगा आंसर में, तो मतलब ये नाउन फ्रेज इसका ऑब्जेक्ट बनी। फ्रॉम वैसे का वैसे ही प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आप इतनी चीजें ऑब्जर्व करेंगे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको क्रिस्टल क्लियर दिखनी चाहिए। चलते हैं अगले सेंटेंस पे, कुछ और मैं समझाना चाहता हूं आपको। अब मैंने यहां पर पूछा क्या था, मैंने यहां पर पूछा था इस प्रोनाउन के बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में जिसका रिप्लाई था ये नाउन फ्रेज। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूं, अगर मुझे ये पता है कि उसने क्या खरीदा, ये मुझे जानना ही नहीं है। अगर मैं मुझे ये जानना है कि उसने खरीदा कहां से, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं सेंटेंस में लिखूंगा, देखो ये जो है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पहली बात तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है। क्यों है एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये प्लेस के बारे में बता रही है। ये है किसका, वेयर का रिप्लाई है, क्योंकि प्लेस के बारे में बता रही है। अब चूंकि ये एडवर्ब फ्रेज है तो, और एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज ही है। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इसमें प्रीपोजिशन लगा है, और एडवर्ब फ्रेज इसको कही जा रही है इसके फंक्शन के आधार पर, क्योंकि इसका फंक्शन एडवर्ब का है। कैसे पता चला हमें इसका फंक्शन,
क्या बता क्या रहा है ये भैया? प्लेस के बारे में तो बता रहा है कि ये वाली एक्टिविटी कहां से हुई। तो अगर वर्ब के बारे में बता रहा है और वर्ब का प्लेस बता रहा है तो इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का रिप्लाई होता है। अगर मैं इस सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज लाना चाहूं, या मैं इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना चाहूं और ये पूछना चाहूं कि मैंने ये चीज कहां से खरीदी, ये पता है मैंने, ये पता है मुझे कि ये खरीदी गई, लेकिन कहां से खरीदी, तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम विच शॉप हैव यू बॉट अ जीन्स। ये मेरा क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखो, फ्रॉम प्रीपोजिशन और उसके बाद है ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव कह सकते हैं इसको, और ये हो गया नाउन। तो यहां पर भी उसी फ्रेज ने इसको रिप्लेस किया। शॉप हो गई नाउन, विच हो गया डिटर्मिनर। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का फंक्शन थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है और डिटर्मिनर भी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आते हैं। तो कई बार ग्रामर में एडजेक्टिव की जगह पर डिटर्मिनर, डिटर्मिनर की जगह पर एडजेक्टिव यूज हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ये, राजा एडजेक्टिव हो रहा था लेकिन विच क्या है? डिटर्मिनर है। लेकिन ये पूरी की पूरी फ्रेज रिप्लेस कर रही है इस फ्रेज को। तो इस तरह से ग्रामर की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। सेंटेंस कर क्या रहा है? सेंटेंस में मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज को रिप्लेस कर रही है। डिटर्मिनर की जगह डिटर्मिनर लिखा जा रहा है, नाउन की जगह नाउन, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस पर। मैंने आपको बताया था कि जो बॉट वर्ब है, जो बाई वर्ब है, वो एम्बी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके साथ ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बाई है या उसकी थर्ड फॉर्म बॉट, ये एम्बी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा भी आ सकता है, नहीं भी। मैंने इसको कई बार इंट्रांजिटिवली यूज होते हुए भी नोटिस किया है। तो मतलब अगर आप यहां से इस जिन्स को हटा दो तो भी ये सेंटेंस सही रहेगा, तो भी ये सेंटेंस सही है। लेकिन अब सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया। अब इसकी बात की ही नहीं जा रही है कि क्या खरीदा, अब इसकी बात की जा रही है कि कहां से खरीदा। मतलब पूछने वाले को ये पता है कि क्या खरीदा गया, बस वो ये जानना चाहता है कि कहां से खरीदा गया। अब ग्रामेरियन ये कहते हैं कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करो। या तो आप इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करो, या आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो। जैसे आर यू मैड, अब ये या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो इस तरह से, या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करो। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी एरर है, लेकिन इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक मैनर है। कई बार हम उस मैनर को फॉलो करते हैं, कई बार हम उस मैनर को छोड़ देते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो हमें उस मैनर को, उस अरेंजमेंट को फॉलो करना ही है। अब ग्रामेरियन का ऐसा मानना है कि आप जो है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया करो। तो वो क्या करते हैं, इस फ्रॉम को यहां लगाना पसंद करते हैं लास्ट में। मतलब ये सेंटेंस भी सही है, कोई इसको गलत नहीं कह सकता, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन अगर ये सेंटेंस लिखा हो, विच शॉप हैव यू बॉट फ्रॉम, तो ये ज्यादा सही है। दो बार क्लिक। कहने की बात यह है कि अगर प्रीपोजिशन शुरू में आ रही है क्वेश्चन वर्ड से पहले, तो उस प्रीपोजिशन को बाद में लगाया करो। तो मैंने आपको दो चीजें यहां पर बताई कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट वहां भी हो सकता है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में अगर वो कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उसे वहीं पर लिखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन अगर यहां पर आ रही है तो प्रीपोजिशन को सेंटेंस के बाद में लगाया करो। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर कोई नाउन है तो उसको प्रोनाउन ही रिप्लेस कर सकता है, अगर कोई एडवर्ब है तो उसको एडवर्ब ही रिप्लेस करेगा। मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच ही सेम पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्लेस करती है जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर या रिप्लाई बताते हैं। तो अब मैं चलता हूं अगले सेंटेंस पर, जिसके द्वारा मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैंने सेंटेंस लिखा, हाउ
डज दिस केक टेस्ट। आपको सबको पता है, जिसको ना पता हो वो बता दूं, जो हाउ का फंक्शन है या उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब का। और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ मैनर। डज हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये होगी नाउन फ्रेज, यानी कि ये नाउन और ये डिटरमिनर। अब नाउन फ्रेज है तो या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी। देखो स्ट्रक्चर को देखो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। टेस्ट तो मेन वर्ब भी हो सकती है ना, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट है। अब देखो जो मेन वर्ब है, या तो वो लिंकिंग वर्ब हो सकती है या एक्शन वर्ब, मतलब वो लिंकिंग वर्ब और एक्शन दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। आप बता सकते हैं कि वहां पर एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब। अगर देखो एक्शन वर्ब होती तो किसी ने किसी को टेस्ट किया होता, क्या यहां पर है कोई टेस्ट करने वाला? एक्चुअली में सब्जेक्ट तो हमारा यही हो रहा है, क्या केक ने किसी को टेस्ट कर लिया? नहीं ना, तो इसका मतलब ये एक्शन वर्ब तो है नहीं। अगर ये एक्शन वर्ब नहीं है तो ये क्या है, फिर लिंकिंग वर्ब है। और अगर लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब मैनर नहीं हो सकते, एडवर्ब मैनर नहीं हो सकते, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती हैं, अदर एडवर्ब आ सकते हैं अगर वो मीनिंगफुल हो तो। एडवर्ब मैनर नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। मैं ये बता चुका हूं स्ट्रक्चर के द्वारा, स्ट्रक्चर समझा चुका हूं सेंटेंस की कि एडवर्ब मैनर नहीं हो सकते। आपने क्या लगा रखा है भाई, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब मैनर हो नहीं सकते, और आपने एडवर्ब मैनर लगा रखा है। अगर आप इसका रिप्लाई देखो, मैं क्यों समझा रहा था, पिछले जो मैंने आपको 5-6 सेंटेंस समझाए हैं वो मैंने आपको क्यों समझाए हैं, अभी आपको पता चलेगा कि एरर आती कहां से है, गलती आती कहां से है। अगर आप इसका रिप्लाई लिखने की कोशिश करें, आप इसका आंसर लिखने की कोशिश करें, तो आप क्या लिखेंगे? दिस केक टेस्ट कर देंगे। आप एडवर्ब की जगह एडवर्ब लिखने की कोशिश करेंगे ना, क्या लिखने की कोशिश करेंगे? स्वीटली तो लिखने की कोशिश करेंगे। भाई अगर यहाँ पे एडवर्ब मैनर है तो इसके आंसर में भी एडवर्ब मैनर आएगा। पिछले कुछ सेंटेंसेस में मैंने आपको यही तो समझाया है, और वो बिल्कुल लॉजिकल थे, बिल्कुल सही थे। तो ये भी लॉजिकल और ये भी सही है, मतलब अगर एडवर्ब मैनर आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो आंसर में भी एडवर्ब मैनर ही आएगा। तो एडवर्ब मैनर है ये, आपको सबको पता है कि स्वीट तो होता है एडजेक्टिव, और स्वीटली इसमें एल वाई लगा दें तो हो जाता है एडवर्ब। अगर ये एडवर्ब वो मैनर है तो ये लिंकिंग वर्ब के साथ क्या कर रहा है भैया? लिंकिंग वर्ब के बाद तो कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं ये, एडवर्ब मैनर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडवर्ब मैनर का मतलब है ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बता रहा हो और वर्ब का मैनर बता रहा हो। और मैनर होता है केवल एक्शन का, है किसी एक्टिविटी का। मतलब एडवर्ब मैनर जब भी यूज होगा वो किसी एक्शन वर्ब के लिए यूज होगा। यहां पे तो एक्शन वर्ब है ही नहीं, लिंकिंग वर्ब है। इसका मतलब यहां पे स्वीटली नहीं होना चाहिए, यहां पे स्वीट होना चाहिए। और अगर यहां पे स्वीट होना चाहिए तो स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। और अगर यहां पे स्वीट होना चाहिए और यहां पर एडजेक्टिव होना चाहिए, तो यहां पर भी भैया एडजेक्टिव होना चाहिए। अब हमारे सारे क्वेश्चन वर्ड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन वर्ड नहीं है जो कि एडजेक्टिव होता हो, या तो प्रोनाउन है या एडवर्ब है या डिटरमिनर है। एडजेक्टिव कोई सा भी नहीं है। डिटरमिनर को भी एडजेक्टिव के जैसा मान लिया जाता है, एडजेक्टिव होते नहीं है, वो दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब यहां पर क्या लगाएं भाई, एडवर्ब तो नहीं होगा, ये तो बात क्लियर है, लेकिन फिर लगाएं क्या? जब यहां पर लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव होना है स्वीट, तो यहां पर भी एडजेक्टिव होना चाहिए था। यहां पर एडजेक्टिव है ही नहीं हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड, तो यहां पर लगाए क्या? देखो इस सेंटेंस को इस तरह से और लिखा जाता है, ये लिखा मैंने, दिस केक
टेस्ट लाइक स्वीट। या स्वीट तो चलो आपको, वैसे स्वीट नाउन भी हो सकता है, स्वीट सोप देखी होगी आपने, लेकिन चलो स्वीट मत यूज करो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शुगर यूज कर लेते हैं। शुगर, अब शुगर तो नाउन है, शुगर तो नाउन है, शुगर हो गया आपका नाउन, और ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मतलब या तो अब ये एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है या एडवर्ब फ्रेज हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते थे, आप सीधे यहाँ पे कोई एडजेक्टिव लगा देते कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज भी तो कॉम्प्लीमेंट बनाई जा सकती है। भाई प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी तो आप कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव भी हो जाती हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर लिखी जा सकती है तो देखो इसका रिप्लेसमेंट तो नहीं था हमारे पास, एडजेक्टिव तो नहीं लिखा जा सकता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकती है। यानी कि शुगर क्या है, नाउन, तो इसकी जगह लिखा जाएगा प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड में, यहां लिखो, यानी कि कोई लिखा जाएगा प्रोनाउन, और लाइक प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर लाइक आ जाएगा। अब प्रोनाउन क्या हो सकता है, यहाँ पर व्हाट होगा, मीनिंग के हिसाब से लगाएंगे इसे भी, तो यहाँ पर हाउ तो नहीं लगा सकते, लेकिन लाइक व्हाट लगा सकते हैं। तो आपके जो एग्जाम में एरर आएगी वो इसी तरह से आएगी, आपको हाउ लिख के दे दिया जाएगा लिंकिंग वर्ब के साथ, और आपको पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब के साथ एडवर्ब मैनर नहीं आते हैं, एडवर्ब नहीं आते हैं, तो आपको उसकी जगह पर कुछ और लगाना होगा, तो आपको एक प्रीपोजिशनल फ्रेज से रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। अब इसमें भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया कि ग्रामरियन ये प्रीफर करते हैं कि सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को WHO वर्ड से स्टार्ट किया जाता है, इस लाइक प्रीपोजिशन को भी बाद में लगाओ। तो ये एक्चुअल में सेंटेंस इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ये वाला जहां पे मैंने डबल क्लिक किया है इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए, व्हाट डज दिस केक टेस्ट लाइक। ये एकदम बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब आप समझ गए कि मैंने यहां पर लाइक क्यों लगाया है, हाउ क्यों गलत हो गया, व्हाट क्यों लगाना चाहिए, एक एक चीज को मैंने स्टेप टू स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक सेंटेंस और बताता हूं बिल्कुल इसके जैसा, आप मुझे उसको सही करके बताएंगे। तो चलते हैं अगले सेंटेंस पर। मैंने सेंटेंस लिखा, हाउ डिड द सरफेस फील। अब देखो ये आपको पता है, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नाउन फ्रेज मतलब सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब। आपको पता है मेन वर्ब यहाँ पे लिंकिंग नेचर की है, एक्शन भी वो हो सकती है, लेकिन इस सेंटेंस में वो एक्शन वर्ब की भूमिका में नहीं है। सरफेस ने तो किसी को फील किया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, मतलब एक्टिविटी तो है ही नहीं कोई, तो एक्शन वर्ब के फंक्शन में तो फील है ही नहीं, लिंकिंग वर्ब के वो फंक्शन में है। अगर वो लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में है तो उसके बाद होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। हालांकि वो कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या हो सकते हैं, हालांकि वो कॉम्प्लीमेंट इसके बाद ना लिखा होके पहले लिखा है, क्योंकि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आपने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बना दिया एडवर्ब मैनर को, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। और आपको ये बात समझ में ना आ रही हो तो इसका आंसर लिख के देख लो, इसका रिप्लाई लिख के देख लो। मैंने लिखा यहां पर द सरफेस, डिड है तो पास्ट में रहेगा इंडेफिनिट में, यानी कि फेल्ट। क्या लिखोगे यहां पर, मडी, मडी मतलब कीचड़ वाली, मड का मतलब कीचड़ होता है, तो मडी मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, तो ये तो हो गया नाउन यानी कि सब्जेक्ट, ये हो गई लिंकिंग वर्ब, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, मडी, यानी कि एडजेक्टिव बन गया। यानी कि लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है। हम यहां पर ये भी तो लिख सकते थे, लाइक मड, ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर हाउ तो नहीं हो सकता,
हाउ तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन या तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव लगाया जा सकता है या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई जा सकती है। अब एडजेक्टिव के मीनिंग में तो कोई WHO वर्ड हमारे पास है ही नहीं, तो क्या लगाओ, प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करो ना। क्या लगाया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। मड की जगह, मड क्या है, नाउन है ना, तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए कोई प्रोनाउन ही तो लगा सकते हैं, तो लाइक व्हाट लगाओ। अब ग्रामरियन ये कहते हैं कि WHO वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए कोई भी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। अगर उनकी बात को माने और इंग्लिश के सेंटेंस को एक मैनर में लिखा जाए तो क्या करेंगे, तो इस लाइक को हटा के लिखेंगे लास्ट में। तो फिर सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाना चाहिए, व्हाट डिड द सरफेस फील लाइक। ये हुआ एक्चुअल सेंटेंस जो लिखा जाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है। इसी तरह से इंग्लिश को, उसकी स्ट्रक्चर को समझा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। आप मेरी बातों को फॉलो कीजिए, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनका आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं या बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। आप बहुत अच्छे लेवल पर होंगे। धन्यवाद।